हेलो जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूरा माइटोटिक के बारे में जानेंगे, माइटोटिक क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए कुछ टॉपिक और आपको बता दें पहले, उसके बाद हम माइटोटिक पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाई सेल डिवाइड, सेल डिवाइड क्यों करता है और सेल क्यों डिवीजन करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि अगर सेल डिवाइड करता है तो उसके लिए दो रीजन हो सकता है। पहला होगा आपका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, क्या होगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। और दूसरा होता है आपका सरफेस वॉल्यूम रेशियो, क्या होता है, सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ये हो सकता है। इनकी वजह से सेल डिवाइड करता है। अब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का डेफिनेशन ये होता है, तो बोलेंगे कि जो माइटोटिक होता है, माइटोटिक आकर, माइटोटिक का मतलब सिंपली क्या है, सेल डिवीजन। माइटोटिक आकर ड्यू टू डिस्टरबेंस इन कैरियोप्लाज्मिक रेशियो आया ना। तो इसमें कहा जा रहा है कि माइटोटिक तब होता है, इसका मतलब सेल डिवाइड तभी करता है जब क्या होता है, उसका कैरियोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं, इसका फार्मूला है KI बराबर VN अपान VC माइनस VN, ये इसका फार्मूला है। VN का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। और VC माइनस VN का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। और आपका VC का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सेल, क्या मतलब होता है, वॉल्यूम ऑफ सेल। तो इस फार्मूले से आप साफ समझ रहे हैं। देखिए VC माइनस VN, तो VC माइनस VN का मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट। और ये क्या है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो क्या इसमें समझाने की कोशिश करी जा रही है कि जिस सेल का VC माइनस VN ज्यादा हो जाएगा, मतलब साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाएगा, वो सेल डिवाइड कर जाता है। तो भाई ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा ना, ये जब ज्यादा हो तो ये क्या होगा, कम होगा, है ना। तो मैं इसको आपको समझा देता हूं, अब मैं सिंपली समझा देता हूं। अगर VC माइनस VN ज्यादा होगा तो KI क्या होगा, आपका कम होगा। और VC माइनस VN अगर कम होगा तो KI का मतलब होगा आपका ज्यादा होगा। ये चीजें आप समझ लीजिएगा, मैं इसको आगे समझा देता हूँ अभी आपको। तो देखिए VC माइनस VN का मतलब होता है सीधा साइटोप्लाज्म। अगर किसी सेल का साइटोप्लाज्म ज्यादा है तो उसका KI कम होता है, राइट। और अगर किसी सेल का साइटोप्लाज्म कम है तो उसका KI ज्यादा होता है। तो इससे मैं शॉर्टकट में आपको समझा सकता हूँ, मैं बाद में बताऊंगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्मॉल सेल होगा तो आपको पता होगा स्मॉल सेल का VC माइनस VN बहुत कम होता है, इसका मतलब साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। तो स्मॉल सेल है मोर KI, इसका मतलब छोटा सेल होता है, उसके पास ज्यादा KI होता तो छोटा सेल डिवाइड नहीं करता, ठीक। और लार्ज जो सेल होता है, लार्ज सेल है लेस KI, आया समझ में आया, लेस KI। तो जो छोटा सेल होता है उसके पास जब KI ज्यादा होगा तो सेल कंट्रोल में रहेगा, साइटोप्लाज्म कंट्रोल में रहेगा तो सेल डिवाइड करेगा नहीं। इसका मतलब अगर स्मॉल सेल को डिवाइड करना होगा तो उसे क्या बनना पड़ेगा, लार्ज बनना पड़ेगा, राइट। तो आपसे पूछेगा मान लीजिए स्मॉल सेल है, उसको डिवाइड करना होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, तो स्मॉल सेल को अपना क्या करना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म बढ़ाना पड़ेगा। जब साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा, KI कम हो जाएगा। जब तक सेल कब डिवाइड करेगा, आपसे पूछे सेल डिवाइड कब करेगा, तो सेल डिवाइड तब करेगा जब VC माइनस VN ज्यादा हो, इसका मतलब साइटोप्लाज्म ज्यादा हो, और KI कम हो तो सेल अपने आप डिवाइड कर जाएगा। तो आपको ये समझना चाहिए, कोई पूछे कि सेल डिवाइड कब करेगा बताइए, तो आप बोलेंगे कि जब किसी सेल का साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा हो और उसका KI मतलब साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करने वाला वो कम हो तो सेल अल्टीमेटली डिवाइड कर जाता है। आया समझ में। उसी तरह जैसे घर में परिवार रहता है, जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं, घर को चलाने वाला उनको चला नहीं पाता है तो क्या होता है, घर बिखर जाता है। इसी तरह आप सिंपली समझ सकते हैं, समझ में आया ना। तो ये छोटी सी बात थी, आपको याद रखना होता है। ये फार्मूला आपको बताया मैंने, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल डिवाइड इसलिए करता है दो रीजन से, या तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में कोई चेंजेस है या तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो में कोई चेंज है, इसके नाते सेल डिवाइड करता है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में पूरा आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम सरफेस वॉल्यूम रेशियो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सरफेस वॉल्यूम रेशियो। तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो को समझने के लिए आपको क्या करना होगा,
आपको आपने फुग्गा का नाम सुना होगा, गुब्बारे का नाम सुना होगा, अभी उसको हम बताएंगे, पहले हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि व्हेन वॉल्यूम ऑफ सेल, इसका मतलब होता है इंक्रीजेस मोर देन सरफेस एरिया, देन सरफेस एरिया। आया? तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो का मतलब होता है कि जब कह रहा है कि जब वॉल्यूम ऑफ सेल, मतलब कि सेल के अंदर का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है सरफेस एरिया की अपेक्षा, उससे तो क्या होता है, सेल डिवाइड कर जाता है। नहीं समझ में? जैसे मैंने कहा फुग्गा, मान लीजिए गुब्बारा लेके आइए और गुब्बारे के अंदर मान लीजिए एक जो आपका गुब्बारा है वो 50 फूंक में पूरा फुल हो जाता है गुब्बारा, आप उसमें 60-70 फूंक मार दिए तो फूट जाएगा, है ना, भस्म कर जाएगा। इसलिए भस्म कर जाएगा क्योंकि आपने क्या किया है, वॉल्यूम के अंदर जितना गुब्बारे के अंदर वॉल्यूम आना था आपने सरफेस एरिया से ज़्यादा, मतलब जो आपका गुब्बारा था उसमें 50 फूंक आना था, आपने 70 भर दिया तो इसलिए वो फूट जाता है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी तरह क्या होता है कि जब सेल के अंदर वॉल्यूम की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है सरफेस से ज़्यादा, है ना, तो उसे क्या होता है, सेल डिवाइड कर जाता है। आया? तो सरफेस आपका क्या होगा, सरफेस फट जाएगा, सरफेस को ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा। आया? तो उसे क्या बोलते हैं, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आएगा, सेल डिवाइड क्यों करता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के कारण और सरफेस वॉल्यूम रेशियो के द्वारा। इसका मतलब ये समझ में आएगा आपको कि जब सरफेस से ज़्यादा सेल के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, तो सेल डिवाइड कर जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो क्या कहते हैं व्हाई सेल डिवाइड, या कुछ समझ में। अब हम पढ़ेंगे, अब देखिए इसके बाद हमें 2 टॉपिक पढ़नी है, एक माइटोटिक पढ़ना और एक मियोसिस पढ़ना, और यही दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो अगर मान लीजिए आप माइटोसिस की बात करते हैं, माइटोसिस के बारे में आप समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि माइटोसिस क्या है, ठीक, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं माइटोसिस के बारे में, देखिए माइटोसिस जो है इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन हम माइटोसिस को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज पेरेंट सेल, इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल, पेरेंट सेल और डॉटर सेल के बीच में क्या होता है, पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल क्या होते हैं, कंटेन व्हाट, कंटेन क्या, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम। अगर पेरेंट सेल में आपके 50 क्रोमोजोम है तो डॉटर सेल में कितने होंगे, 50 होंगे। इसलिए माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में क्रोमोजोम क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट, माइटोसिस को डिस्कवरी जो किया था, डिस्कवर बाय, तो माइटोसिस को डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने, स्ट्रासबर्गर ने, खाने वाला बर्गर नहीं है, इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में जिसने माइटोसिस को देखा था, डिस्कवर किया था, वो कौन था, स्ट्रासबर्गर था। और एक और थे फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने माइटोसिस को डिस्कवर किया था किसमें, इन एनिमल सेल। अगर मैं ऐसा लिखता हूं इसका मतलब होता है एनिमल सेल, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, माइटोसिस का जो टर्म दिया गया था, माइटोसिस का जिसने टर्म दिया था, नाम दिया था, उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है फ्लेमिंग। क्या नाम है, फ्लेमिंग नाम है। समझ में आया ना। नेक्स्ट पॉइंट एक और है, जो आपकी माइटोसिस होती है, माइटोसिस आकर इन बोथ सोमैटिक सेल एंड जेनाइटल सेल। माइटोसिस आपकी सोमैटिक सेल में भी होती है और जेनाइटल सेल में भी होती है, और जेनाइटल सेल में तब तक होगी जब तक वो आपका गैमीट ना बना रहा हो, जैसे एपिथेलियल से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो होते हैं। नहीं समझ में आया। आप कह सकते हैं कि माइटोसिस जो होता है सोमैटिक सेल और जेनाइटल सेल में दोनों में होता है, लेकिन अगर जेनाइटल सेल की बात करेंगे तो जेनाइटल सेल तब मियोसिस करता है जब वो गैमीट बनाता है, राइट। हमारे सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही मियोसिस होता है, पूरी बॉडी में कहीं भी मियोसिस नहीं होता। आपको चोट लगे तो आपकी बॉडी में सेल आएंगे, आपका ऑपरेशन हो तो आपकी बॉडी में सेल आएंगे, लेकिन सब माइटोसिस से आएंगे, मियोसिस से नहीं आते हैं। मियोसिस सिर्फ आपकी बॉडी में एक जगह होगा, कब, जब आपकी बॉडी में गैमीट बनता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि माइटोसिस आपके पूरे बॉडी में सोमैटिक सेल में भी होता है और जेनाइटल सेल में होता है, लेकिन जब जेनाइटल सेल आपका गैमीट बनाएगा तो वहाँ तुरंत क्या होने लगेगा,
मियोसिस होने लगेगा उसी ऑर्गन में होगा जो इसको जो क्या करेगा, गैमीट बनाएगा। इस छोटी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने अभी तक ये सीखा, छोटी सी बात थी, हमने ये सीख लिया कि माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर बराबर होता है, जितना पेरेंट सेल में होगा उतना डॉटर सेल में होगा। दूसरी बात, माइटोसिस को डिस्कवर करने के लिए आए थे स्ट्रासबर्गर ने माइटोसिस को प्लांट सेल में डिस्कवर किया था और फ्लेमिंग ने उसको एनिमल सेल में डिस्कवर किया था। माइटोसिस का हालांकि जो टर्म दिया गया था फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था, ठीक। और माइटोसिस जो होता है आपका दोनों में हो सकता है, सोमैटिक सेल में भी हो सकता है और जेनाइटल सेल में हो सकता है। इससे ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको समझ में आनी चाहिए, ये सब बेसिक थी। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको पढ़ाएंगे, आपको हम लेके चलेंगे। बायोलॉजी आपको अच्छी समझ में आएगी, पूरी समझ में आएगी। इसमें आपको कभी भी डाउट आपको नहीं क्लियर होने देंगे, मतलब कि डाउट आपके मन में कभी नहीं आ सकता है। चलिए हम आगे चलते, बस कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, 90 डिग्री पे पढ़िएगा, राइट। चलिए, ये छोटी सी बात थी। अब अगर हम आगे चलते हैं, तो अगर हम आगे चलेंगे तो आगे क्या होगा आइए देखते हैं। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें माइटोसिस का लेके चलना है। इसमें थोड़े डायग्राम बनाएंगे, प्रोफेज समझेंगे, मेटाफेज समझेंगे। आया, तो चलिए समझते हैं। दो चीज़ कुछ बातें समझना है। देखिए, जो आपका माइटोसिस होता है, माइटोसिस, ठीक, जो आपका माइटोसिस होता है इसमें दो स्टेज होता है, ठीक। एक होता है आपका कैरियोकाइनेसिस, क्या होता है, एक होगा कैरियोकाइनेसिस और एक आपका होगा साइटोकाइनेसिस। इसको मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, ठीक है ना। एक क्या होगा कैरियोकाइनेसिस और एक क्या होगा आपका साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है ना। तो माइटोसिस क्या होगा, एक में कैरियोकाइनेसिस होगा और क्या एक होगा आपका साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस की अगर आप बात करेंगे तो कैरियोकाइनेसिस आपका 4 स्टेज चलता है, उसको बोलते हैं पमाट। क्या बोलते हैं, पमाट। इसका मतलब कैरियोकाइनेसिस चलाने के लिए सेल को 4 स्टेज में जाना पड़ता है, उसका नाम क्या है, पमाट। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो पमाट का मतलब ये तो बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस में कितने स्टेज होते हैं, 4, उसको बोलते हैं, ट्रिक है पमाट, पैमाट। पी का मतलब क्या होता है, प्रोफेज होता है। पी का मतलब आपका क्या होता है भाई, प्रोफेज होता है। एम का मतलब क्या होता है आपका, मेटाफेज होता है। आया समझ में। और ए का मतलब क्या होता है आपका, एनाफेज होता है, एनाफेज। और टी का मतलब क्या होता है आपका, टीलोफेज होता है। समझ में आया ना। चलिए, अब प्रोफेज में कितनी स्टेज होती हैं। अब स्टेज की बात करेंगे, इसमें अलग अलग स्टेज है, उसको हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना होता क्योंकि वो आता नहीं है ना। तो हमें, लेकिन हम आपको बता देते हैं इसमें कितना फेज होता है। देखिए, प्रोफेज में 3 फेज होता है, अर्ली पहला, उसके बाद मिडिल, उसके बाद होता है लेट। तो बोल सकते हैं प्रोफेज के पास कितना होता है, 3 स्टेज होता है, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज, है ना। मतलब इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। एनाफेज में बात करेंगे तो एनाफेज में 2 स्टेज होगा, एक अर्ली होगा और एक लेट होगा। तो अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, ठीक। टीलोफेज के बाद इसमें 2 होगा, एक अर्ली टीलोफेज और लेट टीलोफेज। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। साइटोकाइनेसिस जो आपका प्लांट में होता है और ये एनिमल में अलग अलग होता है। मतलब प्लांट एनिमल का अगर साइट प्लांट डिवाइड करेगा तो अलग अलग होगा। प्लांट में अगर होगा तो सेल प्लेट बना के होगा, सेल प्लेट मेथड से होगा, मैं इसको तीसरी बार बता रहा हूँ। और अगर एनिमल में होगा तो किस मेथड से होगा, फ्यूरो फॉर्मेशन से होता है, फ्यूरो फॉर्मेशन से। आया समझ में, फ्यूरो फॉर्मेशन से होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सेल प्लेट। अब इसमें ऑर्डर साइटोकाइनेसिस किस ऑर्डर में होती है, तो इसमें बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में साइटोकाइनेसिस होती है प्लांट में, और इसमें होती है सेंट्रीपिटल ऑर्डर में। किस पिटल में, सेंट्रीपिटल ऑर्डर में साइटोकाइनेसिस एनिमल में होती है। तो ये आप याद रखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि माइटोसिस जो होता है आपका 2 इवेंट में चलता है। अगर उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो कैरियोकाइनेसिस वो 4 स्टेज में डिवाइड करता है, उसको उसका ट्रिक है पमाट। पी का मतलब प्रोफेज, एम का मतलब मेटाफेज, ए का मतलब एनाफेज और टी का मतलब टीलोफेज होता है। प्रोफेज में आपका एक अर्ली, मिडिल, लेट। और मेटाफेज की बात करेंगे तो सिंपल होता है। एनाफेज में आपका अर्ली और लेट आता है, टीलोफेज में अर्ली और लेट आता है। अगर आप साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं तो प्लांट एनिमल में अलग होता है। प्लांट में क्या होता है, सेल प्लेट मेथड बनता है और एनिमल में फ्यूरो फॉर्मेशन होता है। और प्लांट में सेंट्रीफ्यूगल
की तरह साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब कि आपका इसमें क्या होता है, सेंटर से पेरिफेरी की तरह डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का। इसमें फ्यूरोफॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल ऑर्डर में होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, सारे स्टेज पढ़ते हैं। एक बार आपको हम बेसिक पढ़ा देते हैं फिर से। ये पूरा अब हम क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। हाँ भाई, तो अब हमें क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप हम कैरियोकाइनेसिस को आगे बढ़ाते हैं। उसमें हमें पमार्ट पढ़ना होगा। पमार्ट कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है, जो 4 होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये हमें पढ़ना होगा। चलिए उसको हम समझ लेते हैं। देखिए पहला हम स्टार्ट करते हैं आपका प्रोफेज। तो अगर हम प्रोफेज के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रोफेज, ठीक है ना, तो प्रोफेज में पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर वहाँ लिख देता हूँ। तो प्रोफेज के बारे में बात, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक, ये मान लीजिए कोई सेल है, मैं सिंपली बना रहा हूँ, अब देख लीजिएगा, ये कोई सेल है। तो प्रोफेज में क्या होता है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। प्रोफेज में क्या आप बोलेंगे, प्रोफेज में पहले आप क्या बोलेंगे, प्रोफेज में पहला आप बोलेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है ऑफ माइटोसिस। फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस का, कौन, प्रोफेज। दूसरा, इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन इसका ऑफ क्रोमोजोम। इसका मतलब क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बना लेता है, क्रोमोजोम बना लेता है। इसका मतलब प्रोफेज में क्रोमोजोम आपका बन जाता है। तीसरा क्या होता है, सेंट्रोजोम स्प्लिट करता है इनटू सेंट्रियोल, इनटू 2 सेंट्रियोल आया। चौथी लाइन, इसमें सेंट्रियोल क्या होता है आपका, मूव ऑन अपोजिट पोल, मूव ऑन अपोजिट पोल। फिर पांचवा, सेंट्रियोल फॉर्म स्पिंडल फाइबर। सेंट्रियोल क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। आया समझ में कुछ आपको। तो प्रोफेज की अगर आप बात करते हैं, माइटोसिस का पहला स्टेज है, इसमें आप बोलेंगे माइटोसिस का पहला स्टेज है, इसमें कंडेंसेशन होता है। सबसे स्टार पॉइंट ये है, कंडेंसेशन आप याद रखेंगे। दूसरा, सेंट्रोजोम जो होता है स्प्लिट होता है दो सेंट्रियोल में, और आपका सेंट्रियोल क्या होता है, अपोजिट पोल में जाता है, और सेंट्रियोल क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। छठवें की बात करेंगे, इसमें गिन्न जो होता है, गिन्न आपका इसमें क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। ये नहीं समझ में आया। गिन का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, ये सब डिसअपीयर हो जाएगा प्रोफेज में, ठीक। ई का मतलब होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे डिसअपीयर हो जाते हैं प्रोफेज में, याद रखिएगा। और एन का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस, एन का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है एन का मतलब। और आपका एन का मतलब एक लास्ट होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। समझ में आया ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से। तो याद रखिएगा कि प्रोफेज में क्या होता है, अब यहाँ मैं समझ, देखिए ये मान लीजिए प्रोफेज है, इसमें क्या होगा आपका, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, न्यूक्लियर में डिसअपीयर हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ क्रोमोजोम बन चुका है, 1 2 3 4, तो मैं ऐसे क्रोमोजोम बना देता हूँ। यहाँ देखिए क्रोमोजोम कंपैक्ट हो चुका है, कंडेंसेशन इसका हो चुका है, और क्रोमोजोम इसमें बन चुके हैं, ठीक है ना। क्रोमोजोम क्या है, इसमें बन चुके हैं, है ना। इसमें क्या होगा, देखिए ये आपका न्यूक्लियस जो होता है, ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं, सेंट्रियोल, ये क्या होता है, अपोजिट पोल पे मूव करता है, मतलब यहाँ आएगा, यहाँ अपोजिट पोल पे मूव करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले सेंट्रोजोम आपका स्प्लिट होगा 2 सेंट्रियोल में, ये सेंट्रियोल मूव करेगा अपोजिट पोल पे, अपोजिट पोल लिखा है, ठीक है ना। यहाँ अपोजिट पोल लिखा है, सेम पोल नहीं लिखा है, याद रखिएगा, ये अपोजिट पोल लिखा गया। तो इसमें क्या होगा, सेंट्रियोल कहाँ आएगा आपका, अपोजिट पोल पे आएगा, और सेंट्रियोल से क्या मिलेंगे, स्पिंडल फाइबर मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा, गिन डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है ना। और एक और पॉइंट बोलेंगे, हाँ, स्पिंडल फाइबर जो होता है, फॉर्म स्पिंडल फाइबर। तो आपसे अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, नीट में चलते हैं हम लोग, एमसीक्यू में आते हैं। आपसे पूछेगा, ये बताइए स्पिंडल फाइबर बनता कहाँ है, स्पिंडल फाइबर बनता कहाँ है। तो बताएंगे स्पिंडल फाइबर जो होता है आपका पहले कहाँ स्टार्ट होता है बनना, प्रोफेज में, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत,
सेंट्रियोल कहाँ पे दोनों पोल पे जाने लगता है, किस में जाता है आपका, प्रोफेज में। तो मेरे ख्याल से ये प्रोफेज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा पूरा, तो ये किसका स्टेज था, प्रोफेज का। ओके चलिए अब हम क्या पढ़ लेते हैं, मेटाफेज पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे हम सब, मेटाफेज पढ़ेंगे। तो मेटाफेज पढ़ने के पहले क्या करना, आपको कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं तो आपको वो याद रहे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए सब कुछ डिसअपियर हो रही है, ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो प्रोफेज में कुछ चीज़ें और हैं जो आपको जानना जरूरी होता है ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ें होती हैं। देखिए अगर आप बात करते हैं, इसी में समझा देता हूँ मैं, आप बात करेंगे तो यहाँ देखिए सेंट्रियोल आ जाता है, यहाँ ऐसे रहता है, ये से आपका माइक्रो, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। समझ में आया ना, इसको एस्टर बोलते हैं। और यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलता है, ठीक है ना। तो अगर आप बोलेंगे अगर प्लांट का जो प्लांट माइटोसिस होता है विदाउट एस्टर होता है, विदाउट एस्टर, प्लांट माइटोसिस डन विदाउट एस्टर, उसको बोलते हैं एनएस्टल। क्या बोलते हैं, एनएस्टल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एनिमल का अगर माइटोसिस होता है, एनिमल का माइटोसिस, तो बोलेंगे जो एनिमल का माइटोसिस होता है ये विथ एस्टर होता है। इसका मतलब इसमें एस्टर का आना जरूरी होता है, उसे बोलते हैं एम्फीएस्टल। क्या बोलते हैं, एम्फीएस्टल। इसका मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं कि भाई अगर एनिमल का माइटोसिस हो रहा है तो उसमें एस्टर बनता है, लेकिन प्लांट में एस्टर नहीं बनता। इसका मतलब स्पिंडल को एस्टर देखने को नहीं मिलता है ना, आया। तो ये छोटी सी बात थी, आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा अब बोलेंगे माइटोटिक अपैरटस किसको कहते हैं, माइटोटिक अपैरटस, अपैरटस, APPARTUS। तो माइटोटिक अपैरटस में कौन आता है, तो बोलेंगे 2 एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल फाइबर, 2 एस्टर और प्लस स्पिंडल फाइबर को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक अपैरटस बोलते हैं। तो देखिए 2 एस्टर यहाँ हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 एस्टर हो गया और इसके साथ पूरे स्पिंडल फाइबर जो जुड़े रहते हैं, यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर मान लीजिए से निकले हुए हैं, ऐसे ये स्पिंडल है, कुछ इससे जुड़ जाएंगे, कुछ इससे जुड़ जाएंगे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, हम स्पिंडल फाइबर जोड़ते हैं। तो कह रहा है कि 2 एस्टर और इसके स्पिंडल फाइबर को हम जोड़ के क्या बोलते हैं, माइटोटिक अपैरटस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया समझ में, याद रखिएगा माइटोटिक अपैरटस। एक पॉइंट और एनसीईआरटी का नोट रखिएगा, लिखा है सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम रेडिएट, सेंट्रोजोम जो निकालता है, रेडिएट करता है माइक्रोट्यूब्यूल को, एनसीईआरटी की लाइन है, माइक्रोट्यूब्यूल को उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर। तो यहाँ आप देख रहे हैं सेंट्रोजोम है और यहाँ से क्या निकल रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल निकल, उसे क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। अब अगर बात करेंगे एस्टर की, तो बोलेंगे एस्टर क्या करता है, ये सेंट्रियोल को होल्ड करता है दोनों पोल पे और स्पिंडल फाइबर के पोजीशन को मेंटेन करता है। कौन, एस्टर। अगर मान लीजिए पूछे एस्टर का फंक्शन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि एस्टर जो होता है क्या करता है, सेंट्रियोल का दोनों पोल पे क्या करता है, उनको होल्ड करके रखता है और स्पिंडल फाइबर का पोजीशन बना के रखता है। वो कौन काम करता है, एस्टर। तो मेरे ख्याल से आपको एस्टर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो आपसे पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए एस्ट्रल रे में और स्पिंडल फाइबर में क्या फर्क है। सही है, एस्ट्रल रे और स्पिंडल फाइबर में क्या फर्क है। तो आप बोलेंगे जो एस्ट्रल रे होते हैं ये प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रियोल, प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल। जो एस्ट्रल रे होते हैं ये सेंट्रियोल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, कंस्ट्रक्टेड बाय एक्टिन मायोसिन प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। इसका मतलब ये हुआ कि स्पिंडल फाइबर जो होता है उसको बनाने के लिए एक्टिन मायोसिन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है और एस्ट्रल जो रे होता है वो सेंट्रियोल के इर्द गिर्द घूमता है और स्पिंडल फाइबर वहां से निकलने की कोशिश करता है। नेक्स्ट ये ज्वाइन, तो ये क्या हुआ, डू नॉट ज्वाइन क्रोमोजोम, डू नॉट ज्वाइन क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम से ज्वाइन नहीं होता है, सेंट्रोजोम के पास ही रहता है। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, ज्वाइन क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम को ज्वाइन करता है।
अब एक चीज़ और बता देते हैं, स्पिंडल फाइबर आपका दो तरीके का होता है, एक कॉन्टिन्यूस होता है और एक डिकॉन्टिन्यूस होता है। जो डिकॉन्टिन्यूस होता है उसको हम काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर फाइबर बोलते हैं। उसको क्रोमोजोमल फाइबर बोलते हैं, उसको अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको प्रोफेज समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोफेज को जो मैंने आपको बताया प्रोफेज में क्या क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो एस्ट्रल और स्पिंडल फाइबर के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। एस्ट्रल क्या होता है? ये सेंट्रियोल के इर्द गिर्द होता है, देखिए आपको दिख रहा है एस्ट्रल ये है। और ये क्या होता है? इसको एक्टिन मायोसिन प्रोटीन बनाती हैं स्पिंडल फाइबर को, और ये क्रोमोजोम से नहीं जुड़ता, यहीं रह जाता है। और ये क्या होता है? क्रोमोजोम से स्पिंडल फाइबर देखिए जुड़ जाता है, या तो जुड़ सकता है या तो नहीं जुड़ सकता, लेकिन क्रोमोजोम के ज़्यादातर वही जाता है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर का मेन काम होता है क्रोमोजोम को जुड़ना। जो नहीं जुड़ पाता है वो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। ठीक, इसको हम आपको आगे पढ़ाएंगे। चलिए अब हम आते हैं मेटाफेज में। किस में आएंगे? मेटाफेज में। मेटाफेज की अगर हम बात करते हैं, मेटाफेज की, ठीक, देखिए अगर आप मेटाफेज की बात करेंगे, मेटाफेज की, ठीक, डायग्राम हम यहाँ बना लेंगे। तो पहले हम बना लेते हैं डायग्राम। जैसे मान लीजिए सेल है, ठीक, अगर आप सेल की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? सारे क्रोमोजोम कहेंगे इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पढ़ा लेता हूँ, फिर इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। मेटाफेज को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेकंड स्टेज ऑफ माइटोसिस। सेकंड स्टेज ऑफ माइटोसिस, इसको हम बोलते हैं माइटोसिस का सेकंड स्टेज। इसकी सबसे स्पेशल बात ये है, ये क्या है? बेस्ट फेज फॉर स्टडी साइज ऑफ क्रोमोजोम। अगर आपसे पूछता है कोई कि बताइए अगर आपको क्रोमोजोम का साइज पढ़ना है तो बेस्ट फेज कौन है, तो आप बोलेंगे मेटाफेज बेस्ट फेज, क्योंकि इसमें क्रोमोजोम सही से दिखता है। नेक्स्ट, क्रोमोजोम एलाइन, एलाइन ऑन इक्वेटर। इसमें क्या होता है? क्रोमोजोम इक्वेटर पे एलाइन कर जाते हैं, ठीक है ना। नाउ स्पिंडल ज्वाइन, वह स्पिंडल ज्वाइन विथ क्रोमोजोम, वह स्पिंडल जो क्रोमोजोम से ज्वाइन होता है, कॉल्ड एज discontinuous continuous, ठीक है ना, कंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस उसे हम फाइबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस फाइबर। और काइनेटोकोर फाइबर क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर फाइबर बोलते हैं। और द क्रोमोजोम which not join chromosome, the chromosome which not join the fiber, यहाँ लिखोगा the fiber spindle fiber, the spindle fiber क्या होगा? the spindle fiber which not join chromosome called continuous fiber, ऐसा समझ में। इसका मतलब इसमें दो तरह के फाइबर बनते हैं। समझ में आया कुछ आपको? छोटी सी बात थी। अभी इसको हम आपको डायग्राम से बना के समझाते हैं, डायग्राम बना के समझाते हैं। देखिए तो मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में क्या होता है? सारे क्रोमोजोम जो इधर उधर थे उनको, तो मैंने कहा मान लीजिए यहाँ ऐसे देख लीजिए, आप ये जोड़ लीजिए। अब यहाँ क्रोमोजोम है आपका, तो क्रोमोजोम सारे इधर होते हैं, मैं इनको बीच में लाता हूँ, तो सारे क्रोमोजोम कहाँ आते हैं? बीच में आ जाते हैं। आप समझ सकते हैं, 1 2 3 4, ये सारे जो क्रोमोजोम हैं आपके, ये सारे कहाँ आ जाते हैं? बीच में आ जाते हैं। मैं सिंपली बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सारे क्रोमोजोम कहाँ आते हैं? इक्वेटर पे आते हैं। तो मेटाफेज में क्या होता है? सारे क्रोमोजोम कहाँ आ जाते हैं? इक्वेटर पे आ जाते हैं। और इनसे क्या होता है? स्पिंडल फाइबर जुड़ जाता है। ठीक, क्या जुड़ता है? स्पिंडल फाइबर इससे जुड़ जाता है। तो जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम से जुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर फाइबर या डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि डिसकंटिन्यूअस, वो फाइबर डिसकंटिन्यूअस इसलिए हो गया है क्योंकि इसके बीच में है क्रोमोजोम, ये इधर से जाके जुड़ा है, ये इधर से जाके जुड़ा है, तो ये क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से जुड़ता है। मतलब क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर हमेशा जुड़ता है। ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? आपका इसे हम क्या बोल सकते हैं?
काइनेटोकोर क्या फाइबर, इसको हम क्या बोलेंगे काइनेटोकोर फाइबर। अलार्म बज रहा भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अलार्म बजने दीजिए। तो इसको क्या बोलेंगे काइनेटोकोर फाइबर। और ये जो फाइबर आपको दिख रहा है ये वाला, ये देखिए इसके बीच में क्रोमोसोम है ही नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फाइबर। इसको क्या बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फाइबर। आया, तो हम कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फाइबर वो होता है जो मेटाफेज में और एनाफेज में, मेटाफेज में देखा जाता है कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। जिस फाइबर के बीच में क्रोमोसोम नहीं होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फाइबर, और जिस फाइबर के बीच में आपको क्रोमोसोम आ जाता है और वो उसको क्या बोलते हैं काइनेटोकोर फाइबर या डिसकंटिन्यूअस फाइबर बोलते हैं, क्योंकि उसका क्या आ गया वो डिसकंटिन्यूअस हो चुका है क्योंकि उसके बीच में क्रोमोसोम आ गया है। तो समझ में आया ना। तो हमने मेटाफेज में क्या सीखा, हमने मेटाफेज में सीखा कि इसमें क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता था आपको पता है, क्रोमोसोम मोटा हो जाता है, कंडेंसेशन होता था, ठीक है ना, स्पिंडल फाइबर बनता था। उससे क्या होगा आपका, अब ये क्रोमोसोम क्या होंगे सारे इक्वेटर पे आ जाते हैं, अलाइंग ऑन इक्वेटर। उसके बाद क्या होता है, नाउ स्पिंडल ज्वाइन विद द क्रोमोसोम। स्पिंडल्स क्या होता है क्रोमोसोम से जुड़ जाता है ना, और दो तरीके से जुड़ेगा, कुछ जो स्पिंडल क्रोमोसोम से जुड़ जाता है उसे काइनेटोकोर हम फाइबर कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस फाइबर कहते हैं, और जो नहीं जुड़ता है उसे हम काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं। ये मेटाफेज का स्टेज आपका चलता है, ठीक है ना। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, एनाफेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एनाफेज पढ़ेंगे। चलिए उसको हम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ना हमने, एनाफेज। मेटाफेज हम पढ़ चुके हैं, एनाफेज में आते हैं। देखिए अगर आप एनाफेज की बात करते हैं तो एनाफेज में क्या होता है आपका, ये मान लीजिए सेल है भाई, गोला नहीं बन रहा तो दर्द मत लीजिएगा, किसी तरह बन गया वही बड़ी बात है। तो एनाफेज में क्या होता है ये आपको पढ़ाया मैंने, ये सारे क्या माइटोटिक अपैरेटस बन गया आपका, माइटोटिक अपैरेटस बन गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, आपका क्रोमोसोम टूट जाता है, ठीक है ना। तो जैसे हमने कहा कि ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम क्रोमेटिड में टूट जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है आपका, आप कह सकते हैं ऐसे बना सकते हैं, ऐसे इसमें जो आपका क्रोमोसोम होता है वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हैं, ये क्रोमोसोम देखिए टूट गया है अपने क्रोमेटिड में, और सबके पास अपना खुद का सेंट्रोमियर है, ऐसा समझ में। तो आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, मैं सिंपली समझा रहा हूँ आपको, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ है आपका, ये इसमें आप कह सकते हैं, अब देखिए ये इसको बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। क्या बोलते हैं, इंटरजोनल फाइबर। तो आप इसमें आप ये देख रहे हैं, इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये जो कॉन्टिन्यूअस फाइबर आपको दिख रहा है, ये मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस फाइबर है, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिसकंटिन्यूअस हुआ, डिसकंटिन्यूअस फाइबर हुआ, ठीक है ना। और ये आपका क्या इंटरजोनल फाइबर हुआ, इंटरजोनल फाइबर। मैं पहले आपको डायग्राम समझा रहा हूँ फिर आपको समझ में आएगा। और ये क्या हुआ आपका कॉन्टिन्यूअस फाइबर हुआ, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, कंटिन्यूअस फाइबर हो। तो आप देख रहे हैं कि एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि जब ये क्रोमोसोम स्प्लिट, तो मैं आपको पहले बता दूं इधर से, तो यहाँ पहले समझ लीजिए। एनाफेज में क्या होता है, ये क्रोमोसोम टूट जाता है, क्रोमोसोम सेंट्रोमियर में टूट जाता है, तो उसका सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है, तो क्रोमेटिड के पास अपना खुद का सेंट्रोमियर आ जाता है, ठीक है ना। तो हर क्रोमेटिड के पास अपना सेंट्रोमियर रहता है। तो जब क्रोमोसोम स्प्लिट करता है तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, अपोजिट पोल की तरफ। तो अपोजिट पोल की तरफ जब मूव करेगा तो क्या होगा, जो आपका डिसकंटिन्यूअस फाइबर है उसका लेंथ क्या होगा, छोटा हो जाएगा, है ना। तो एनाफेज में क्या, डिसकंटिन्यूअस फाइबर लेंथ डिक्रीजेस, क्या हो जा रहा है, घट रहा है। और कॉन्टिन्यूअस फाइबर लेंथ क्या होगा, इसका इंक्रीज करेगा, इसका लेंथ इंक्रीज करेगा। अब ये और दूर जाएगा सेल, थोड़ा सा इसके बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन बनेगा, तो ये फाइबर क्या होगा, इसका लेंथ और बढ़ेगा। अब देखिए ये छोटा छोटा हो गया ना, ये देखिए इतना ही है, ये भी इतना है, और ये पूरा कॉन्टिन्यूअस क्या है, बड़ा है। तो हमने ये सीखा कि एनाफेज में क्या होता है कि जब क्रोमोसोम क्रोमेटिड में टूट जाता है, क्रोमेटिड में, तो क्रोमेटिड के पास खुद का अपना सेंट्रोमियर हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। दोनों क्या होते हैं, टूटने के बाद क्रोमोसोम स्प्लिट, मतलब कि क्रोमोसोम स्प्लिट होने के बाद जो आपका क्रोमोसोम होता है जब वो टूट जाता है, उसका जो सेंट्रोमियर होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो क्रोमेटिड अपना सेंट्रोमियर ले लेके पोल की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, अपोजिट पोल की तरफ। तो जब वो भागते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका कॉन्टिन्यूअस जो फाइबर होता है उसका लेंथ आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और डिसकंटिन्यूअस का लेंथ क्या होता है, छोटा होने लगता है। और दो क्रोमेटिड के बीच में जो दोनों क्रोमेटिड टूटे उनके बीच में जो फाइबर बनता है उसको बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। ये देखिए इसको बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। आइए अब हम पढ़ते हैं एनाफेज के बारे में। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं हम थर्ड फेज ऑफ
माइटोटिक, थर्ड फेज ऑफ माइटोटिक, याद रखिएगा पमाट, पमाट मतलब सीक्वेंस है, पहले प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होगा, फिर टीलोफेज होगा। दूसरे की बात करेंगे, इसमें दूसरा पॉइंट बेस्ट फेज, बेस्ट फेज है फॉर स्टडी व्हाट, फॉर स्टडी व्हाट, शेप ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के शेप को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, एनाफेज है। कौन सा शेप, IJVL। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा, है ना। फिर चौथा क्रोमेटिड, क्रोमेटिड जो होते हैं विथ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर मूव ऑन अपोजिट पोल, मूव ऑन अपोजिट पोल। इसका मेन लाइन यही है कि इसमें क्या होता है, जो क्रोमेटिड होता है अपने सेंट्रोमियर के साथ क्या होता है, अपोजिट पोल में मूव करने लगता है। और ये सब आप ये सब भी इसमें लिख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस फाइबर का लेंथ क्या होता है, बढ़ने लगता है, और डिसकॉन्टिन्यूस लेंथ क्या होता है, कम होने लगता है। पांचवा लार्जेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, स्पिंडल फॉर्म, लार्जेस्ट स्पिंडल फॉर्म एट लेट फेज ऑफ एनाफेज, लेट फेज, लेट एनाफेज मतलब कि जो लेट एनाफेज होता है उसमें सबसे बड़ा स्पिंडल बनता है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जब सेल और कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ना तो इसका लेंथ बढ़ेगा, तो कॉन्टिन्यूस फाइबर का लेंथ और बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि लार्जेस्ट स्पिंडल किस में बनता है, किस फेज में बनता है, आप क्या बोलेंगे, एनाफेज में आपका क्या बनता है, लार्जेस्ट स्पिंडल बनता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि एनाफेज जो होता है पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एनाफेज में। कोई अगर आपको डाउट हो, कोई कमेंट हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपका हम उसका उपचार करेंगे, आपको उसको और बेहतर से आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो YouTube चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि अब जब भी हम वीडियो को अपलोड करें ना तो सबसे पहले आपके पास हो। आपका डाउट क्लास भी लगता है, अगर आप नोट्स चाहते हैं, जो भी हम चीज़ें पढ़ाते हैं, तो आपको हमारे DC एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। वहाँ पर आपको हर चीज़ों का अपडेट मिल जाता है कि कब वीडियो आने वाली है, कब आएगी, ठीक है ना। लेकिन अब ये वीडियो जो आपकी आएगी हर वक्त क्या होगी, रेगुलर होगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये पूरा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें डाउट क्लास फ्री लगते हैं, है ना। कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, डाउट क्लास टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपका क्या होगा, उसमें PDF पढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो कमेंट करेंगे तो आपको हम अपना डाउट क्लास का आपका व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप उसमें भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपको समझिए, ये स्पिंडल लिखा है, स्पिंडल, ठीक है। तो एनाफेज के बारे में एक बार और समझ लेते हैं। इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन बना है, मैं आपको बता दूं कि एना जो फेज होता है आपका, एनाफेज, तो एनाफेज में पूछेगा कि ये बताइए एनाफेज को बेस्ट फेज क्यों कहते हैं। तो बोलेंगे बेस्ट फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शेप आप क्रोमोसोम का पढ़ सकते हैं, IJVL, ठीक। इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है और क्रोमेटिड अपना एक एक सेंट्रोमियर लेके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक। इसमें सबसे बड़ा स्पिंडल बनता है किसमें, लेट एनाफेज में। ये आपको आपने दिखा, इसमें कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस का जो फाइबर होता है उसका लेंथ घटता बढ़ता रहता है। कॉन्टिन्यूस फाइबर का लेंथ बढ़ जाता है और डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर का लेंथ क्या होता है, घट जाता है। दो सेंट्रोमियर, दो क्रोमेटिड जो अपना सेंट्रोमियर लेके पोल की तरफ जा रहे हैं, उनके बीच में जो फाइबर बनता है उनको धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचाने के लिए उसका नाम होता है इंटरजोनल फाइबर। समझ में आया। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, टीलोफेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टीलोफेज पढ़ेंगे। तो चलिए हम सब टीलोफेज समझ लेते हैं। अगर आप टीलोफेज की बात करेंगे, ठीक है ना, तो टीलोफेज, तो मैं टीलोफेज को समझाने के लिए मुझे क्या करना होगा, आपको प्रोफेज समझाना पड़ेगा। क्या, प्रोफेज, ठीक है ना। तो आपको पता है कि प्रोफेज और टीलोफेज में ज़्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए मैं आपको इसे समझा देता हूँ, ठीक। प्रोफेज में और टीलोफेज में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो प्रोफेज में देखिए, अब मैंने आपको पढ़ाया था, प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है क्रोमेटिन आपका क्रोमोसोम बनने की कोशिश करता है। और टीलोफेज में क्या होता है, डीकंडेंसेशन होता है, डीकंडेंसेशन होता है,
आया? इसका मतलब क्रोमोसोम फिर से क्या बनाता है? क्रोमेटिन बनाता है। टेलोफेज को हम रिवर्स प्रोफेज कहते हैं, रिवर्स प्रोफेज कहते हैं। किसको? टेलोफेज को रिवर्स प्रोफेज कहते हैं। चलिए, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? डिसअपीयर होगा। इसमें क्या होगा आपका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर, रीअपीयर। इसमें क्या होगा? सेंट्रियोल मूव ऑन अपोजिट पोल, सेंट्रियोल मूव करता है ऑन अपोजिट पोल, अपोजिट पोल। इसमें क्या होगा? सेंट्रियोल प्रेजेंट ऑन वन लोकेशन, ये उसी लोकेशन में प्रेजेंट रहता है। आया? नेक्स्ट, इसमें गोल्गी बॉडी एंड ईआर डिसअपीयर, ये सब डिसअपीयर होते हैं, राइट। इसमें क्या होगा? गोल्गी बॉडी एंड ईआर रीअपीयर, दोबारा आते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें सारा उल्टा चीजें चल रही हैं। ये जो कहता है, ये जो काम इसका प्रोफेज का उल्टा कौन है? टेलोफेज है। ये कहेगा कंडेंसेशन कराओ, क्रोमेटिन को क्रोमोसोम बनाओ, ये कहेगा नहीं अब क्रोमोसोम को क्रोमेटिन बनाओ, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डिसअपीयर होगा, उसमें रीअपीयर होगा। सेंट्रियोल मूव ऑन अपोजिट पोल, या क्या होगा? सेंट्रियोल प्रेजेंट ऑन वन लोकेशन। एक और बोलेंगे, इसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्म, इसमें स्पिंडल फाइबर बनता है। इसमें क्या होगा? स्पिंडल फाइबर डीजनरेट, स्पिंडल फाइबर डीजनरेट। इसमें स्पिंडल फाइबर क्या होता है? डीजनरेट होता है। देख रहे हैं आप? प्रोफेज और टेलोफेज में कोई आपको दिख रहा है? प्रोफेज टेलोफेज का मतलब क्या होता है? आपका सेम होता है, बस इसी का उल्टा इसमें लिखना होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं रिवर्स प्रोफेज। आया? कोई दिक्कत? चलिए, अब ये समझ में आ गया। तो टेलोफेज का देखिए हम क्या करते हैं, टेलोफेज में आपको हम इसका डायग्राम बना देते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम आप देख लीजिए, है ना। तो अगर आप डायग्राम की बात करेंगे टेलोफेज की, तो आप ऐसे, तो टेलोफेज क्या होता है इसमें देखिए, ये ऐसे मैं समझा देता हूँ आपको। इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है ना। देखिए ऐसे टेलोफेज स्टेज होता है, इसके बाद ये टूट जाएगा। इसमें देखिए, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो रहा है। यहाँ क्रोमोसोम क्रोमेटिन में तब्दील हो गया है। सेंट्रियोल आपका क्या होगा? सेंट्रियोल यहाँ होगा ऐसे एक लोकेशन पे, या कह सकते हैं, है ना। स्पिंडल फाइबर तो बनेगा नहीं, उसके बाद ये क्या होगा? यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, राइट। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है? ये आप दिख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? आपका साइटोकाइनेसिस हो रहा है। साइटोप्लाज्म का आपका डिवीजन होगा और इससे क्या होगा? आपका दो सेल बन जाएंगे। किसी कोई दिक्कत? इससे क्या होंगे? आपके दो सेल बन जाएंगे। तो आपको समझ में आया? कुछ समझ में आया? तो ये रहा आपका पूरा स्टेज जिसको हमें पढ़ना होगा। क्या है? पूरा ये स्टेज है जिसको हमें आपको पढ़ना होता है। तो टेलोफेज आपका पूरा प्रोफेज का उल्टा। अगर आपको प्रोफेज पूरा आ रहा है तो टेलोफेज आप बना लेंगे। आया? तो ये साइटोकाइनेसिस, इसका मतलब पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तो ये ऐसे डिवाइड होगा, इसके बाद सेल दो आपका बन जाएगा। इसमें सारी चीजें जो आने वाली होती हैं मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपको दिखाना पूरा कंप्लीटली। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आइए एक बार फिर से डायग्रामेटिक इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या क्या। साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या बोल सकते हैं? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक। तो साइटोकाइनेसिस होता है आपका प्लांट एनिमल में अलग अलग होता है। प्लांट एनिमल में क्या होता है? आपका साइटोकाइनेसिस अलग अलग होता है। अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में साइटोकाइनेसिस अलग अलग होता है, और अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो इसमें साइटोकाइनेसिस आपका अलग अलग होता है। यहाँ से क्वेश्चन आया है, जो आया है आपको बता देता हूँ। प्लांट में अगर साइटोकाइनेसिस होता है तो सेल प्लेट मेथड से होता है। सेल प्लेट इसमें बनता है, सेल प्लेट मेथड, है ना, राइट। इसमें क्या होता है? गोल्गी बॉडी ईआर एंड माइक्रोट्यूब्यूल, ये सारे मिलके बनाते हैं फॉर्म फ्रेगमोप्लास्ट को बनाते हैं। आया ना? ओके, फ्रेगमोप्लास्ट को बनाते हैं, और इनका ऑर्डर जो होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। तो इसका मतलब होता है साइटोप्लाज्म डिवाइड फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी,
सेंटर टू पेरीफेरी, स्टार्ट होगा सेंटर से और किस तरफ जाएगा, पेरीफेरी की तरफ। ये आपका क्या होता है, प्लांट का। ये याद रखिएगा कौन सा अरेंजमेंट होता है, फ्रेगमोप्लास्ट किसको बनाता है। एनिमल की बात करेंगे, इसमें कैसे बनता है, इसमें बनेगा बाई कॉन्स्ट्रिक्शन। एनिमल में साइटोकाइनेसिस बाई कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फ्यूरो फॉर्मेशन आया। इसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा, यहाँ स्पिंडल होगा, स्पिंडल फाइबर की बात करेंगे, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल इसमें होगा। तो एनिमल में क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन और फ्यूरो फॉर्मेशन होता है। इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होगा एंड माइक्रोफिलामेंट ये सारे अरेंज हो जाते हैं ऑन मिड बॉडी पे अरेंज हो जाएंगे, मतलब बीच में अरेंज हो जाएंगे और सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एक्टिन मायोसिन आल्सो इन्वॉल्व, एक्टिन एंड मायोसिन आल्सो इन्वॉल्व, इसमें एक्टिन मायोसिन ये भी इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट ऑर्डर कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल। क्या होगा, सेंट्रीपिटल ऑर्डर होगा। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है आपका पेरीफेरी से सेंटर की तरफ डिवीजन होना। तो क्या बोलेंगे इसमें, आप लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म डिवाइड। साइटोप्लाज्म क्या होगा, डिवाइड। साइटोप्लाज्म क्या करेगा, डिवाइड फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर, फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर आया। अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता है कि प्लांट में, एनिमल में कौन सा ऑर्डर होता है, तो इसका मैंने ट्रिक बनाया, लेकिन इसको आप देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल का डिवीजन करना, सेल कैसे डिवाइड करता है हमें ये देखना होता है, ठीक। अब डिवीजन प्लांट और एनिमल में दो तरीके का हो सकता है। प्लांट का साइटोकाइनेसिस अलग होता है और एनिमल का साइटोकाइनेसिस अलग होता है, ठीक है ना। अगर आप बात करें प्लांट का, तो प्लांट में साइटोकाइनेसिस जो होता है सेल प्लेट मेथड से होती है और एनिमल में कॉन्स्ट्रिक्शन और फ्यूरो फॉर्मेशन से होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है, आपको याद रखनी होती है। तो इसमें क्या होता है, गोल्गी बॉडी, ईआर और स्पिंडल सारे मिलकर फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं, राइट। और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट क्या अरेंज करते हैं मिड बॉडी में, ताकि ये टूट जाए, सेल टूट जाए, उसका साइटोप्लाज्म अलग हो जाए। तो प्लांट में जो इनका साइटोकाइनेसिस होता है सेंट्रीफ्यूगल में होता है। इसका मतलब होता है साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है सेंटर से पेरीफेरी की तरफ। और इसमें क्या होता है, सेंट्रीपिटल ऑर्डर में होता है। इसमें क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है कहाँ से, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ डिवाइड करेगा। कोई दिक्कत इसमें, ये थी आपकी साइटोकाइनेसिस। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चीजें पढ़ लेते हैं। तो जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो अब क्या क्या होगा, आराम से डॉटर सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो पमाट के बाद क्या होता है, आपका साइटोकाइनेसिस होता है। ओके, अगर आप बात करेंगे माइटोटिक पॉइजन की, किसकी बात करेंगे, माइटोटिक पॉइजन की। माइटोटिक पॉइजन, POISON। तो माइटोटिक पॉइजन का नाम होता है वीना ब्लास्टिन और एक का नाम है कोल्चिसाइन नाम है। वीना ब्लास्टिन और कोल्चिसाइन ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टॉप करते हैं माइटोटिक डिवीजन एट मिड, है ना। मतलब बीच में ही ये स्टॉप कर देते हैं क्या, माइटोटिक डिवीजन को। दूसरा, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर को बनने नहीं देते हैं, है ना। और कह सकते हैं प्रिवेंट सेग्रीगेशन ऑफ या सेपरेशन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ड्यूरिंग एनाफेज, आया ना। तो विनाब्लास्टिन, कोल्चिसाइन ये सारे माइटोटिक पॉइजन हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, माइटोटिक को रोक सकते हैं मिड में। एक या तो ये क्या कर सकते हैं, स्पिंडल फाइबर को नहीं बनने देंगे। अगर मान लीजिए स्पिंडल फाइबर बन भी गया है तो अगर फिर आप इस केमिकल का यूज करेंगे तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, सेंट्रोमियर को स्प्लिट नहीं होने देंगे। जब सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा तो क्या होगा, क्रोमोसोम पोल पे नहीं जाएगा और डिवीजन नहीं हो पाएगा। समझ में आया ना। तो ये इनका नाम था माइटोटिक पॉइजन, इनके बारे में आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है।
दूसरा क्या होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एफएनडी। एफएनडी का मतलब होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या होता है भाई? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है कैरियोकाइनेसिस not followed by साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड करे और उसके बाद साइटोप्लाज्म ना डिवाइड करे उसे बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, राइट। और इससे द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। इसका मतलब जो सेल बनेगा, इसके मतलब कि अगर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से कोई सेल बनता है तो वो क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होता है। क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होता है। और एग्जांपल है आपका कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जो होता है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनता है। क्या? कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनता है। और आया समझ में? आपको आया? एक और टर्म होता है इंडोमाइटोसिस। इंडोमाइटोसिस ये बता देते हैं आपको। इंडोमाइटोसिस का मतलब होता है क्रोमोसोम रेप्लिकेट, क्रोमोसोम इसमें रेप्लिकेट करता है बट न्यूक्लियस नॉट डिवाइड। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता, उससे बोलते हैं इंडोमाइटोसिस। समझ में आया आपको? और कुछ चीजें बता देते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस का क्या मतलब होता है ना? जिस माइटोसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। तो मतलब ये हो रहा है कि जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के दौरान, पमार चलने के दौरान अगर उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस, ठीक है ना। और एक होता है इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। माइटोसिस है भाई, माइटोसिस। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डू नॉट डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डू नॉट डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डू नॉट डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डू नॉट डिसअपीयर। ये किस में पाया जाएगा? प्रोटिस्टा में पाया जाता है। जैसे अमीबा की बात करेंगे तो, है ना, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा नहीं उसको बोलेंगे, प्रोटोजोन बोलेंगे, प्रोटोजोन। समझ में आया ना? तो बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या होता है? ऐसा सेल डिवीजन, ऐसी माइटोसिस जिसमें न्यूक्लियर डिसअपीयर नहीं होता है। मतलब इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? डिसअपीयर हो जाता है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस, हो गया। और इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस क्या होता है? जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होता सेल डिवीजन में, उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोजोन बोलते हैं। एक टर्म है आपका जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मैं बता देता हूँ, एमाइटोसिस। एमाइटोसिस क्या होता है? एमाइटोसिस को डिस्कवर किया था रीमेक ने, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस इलॉन्गेट होता है एंड divided into two daughter cell, divided into two daughter cell। दो डॉटर सेल में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डू नॉट डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डू नॉट डिसअपीयर। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होता, याद रखेंगे। तो ये रीमेक क्या होता है? सिंपल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एग्जाम्पल है इसका अमीबा। एग्जाम्पल क्या है इसका? अमीबा। ये चीजें आप याद रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? अमीबा। समझ में आया ना? तो हमने क्या सीखा? इंडोमाइटोसिस का मतलब होता है जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर रहा है, क्रोमोसोम अपना नंबर बढ़ा रहा है लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा, उसे बोलते हैं इंडोमाइटोसिस। और वह माइटोसिस जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। और वह माइटोसिस जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होता है, एग्जाम्पल प्रोटोजोन, उसे बोलते हैं इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। और ये माइटोसिस की डिस्कवरी की थी रीमेक ने, जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस इलॉन्गेट हो जाता है और डिवाइड होता है दो डॉटर सेल में, मतलब बाद में डिवाइड ही होगा, राइट।
और न्यूक्लियर इसमें डिसअपियर नहीं होता, एग्जाम्पल है इसका अमीबा। समझ में आया ना। तो माइटोसिस जो आपका होता है 3 तरीके से हो सकता है। ओके, चलिए इसको हम समझते हैं। एक अगर आपको साइटोकाइनेसिस प्लांट एनिमल में किस ऑर्डर में होता है ये आपको याद नहीं होता है, ठीक है ना, तो उसका मैंने ट्रिक बनाया है ACPP कफ। क्या बोलेंगे? ACPP कफ। तो क्या बोलेंगे? ACPP कफ, या बोल सकते हैं ACPP काफ़ी, कॉफ़ी कह सकते हैं। तो ये ट्रिक है, ये प्लांट एनिमल में साइटोकाइनेसिस किस ऑर्डर में होता है वो आपको समझ में नहीं आता है, तो ये इसका ट्रिक मैंने बनाया है। देखिए, ए का मतलब होता है एनिमल में साइटोकाइनेसिस किस ऑर्डर में होगी? सेंट्रीपिटल। CP का मतलब क्या होता है? सेंट्रीपिटल, ठीक है ना। और P का मतलब होता है प्लांट। प्लांट में अगर साइटोकाइनेसिस होगी तो कैसे होगी? सेंट्रीफ्यूगल। CF का मतलब होगा सेंट्री और F का मतलब होगा फ्यूगल। आया समझ में? सेंट्रीफ्यूगल में। अगर ये भी नहीं आपको पता है सेंट्रीपिटल ऑर्डर क्या होता है तो बोलेंगे सेंट्रीपिटल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है पेरीफेरी से किसकी तरफ? सेंटर की तरफ। आया। और इसी का अगर आप उल्टा कर दिए तो क्या बनेगा? सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल में आपका जो साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है सेंटर से पेरीफेरी की तरफ। समझ में आया ना? एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपको प्लांट एनिमल का साइटोकाइनेसिस नहीं याद होता है तो आप कह सकते हैं ACPP काफ़ी। ACPP काफ़ी। A का मतलब एनिमल और CP का मतलब सेंट्रीपिटल, P का मतलब प्लांट और CF का मतलब सेंट्रीफ्यूगल। आया ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगले हम टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? अगले हम टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? मियोसिस पढ़ेंगे। पूरा मियोसिस हम लोग अच्छे से समझेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।